मैं आनंद शंकर जी से जानना चाहता हूँ, क्या कि चेंबर ऑफ कॉमर्स सिर्फ बीजेपी का जागीर है? क्या सिर्फ एक पार्टी का ही उसमें पेटेंट लगा हुआ है? बीडी राम अगर मेरे सवाल का जवाब देना चाहें तो मेरे सवाल बीडी राम से 3 सवाल है। आप 10 साल से हैं संसद, आप मंडल डैम के लिए क्या की, सीमेंट फैक्ट्री के लिए क्या की, चिरमिरी लाइन के लिए आप क्या? चेंबर ऑफ कॉमर्स में सिर्फ बीजेपी के सांसद ही क्यों बुलाए जाते हैं, विपक्ष का नेता क्यों नहीं? दोनों का आमने सामने करवा दे, जनता को जिसका संदेश, जिसका विचार, जिसका विजन अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे। विदेशी मीडिया का आप उठा लीजिए, गोदी मीडिया तो बिक चुका है, विदेशी मीडिया आज हमारा प्रधानमंत्री का भाषण का जिक्र कर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संतोष मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पलामू में तापमान गर्म रहता है, लेकिन उस तापमान में भी एक बहुत बड़ा तापमान है और वह है चुनावी तापमान। चुनावी तापमान में अभी आप देख रहे होंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जिसमें बीजेपी, महागठबंधन और बीएसपी से 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनके साथ में कांटे की टक्कर है। लेकिन उस कांटे की टक्कर में 2 उम्मीदवार, एक इंडिया गठबंधन के ममता भुइयां और दूसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से बीडी राम है। 9 मई को ममता भुइयां के द्वारा एक रोड शो किया गया डाल्टनगंज में। रोड शो के बाद एक उड़ता हुआ खबर आता है कि 10 मई को एक प्रेस वार्ता किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही सांसद उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, वो है बीडी राम। और इस देश में कोई भी चीज का जब आप नहीं जवाब दे पाइएगा तो पूछने का तरीका बदल जाता है। अब इस पूछने का तरीका में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको समझना होगा कि पत्रकार का जो काम रहता है वो डायरेक्ट सवाल करना। लेकिन जो बताया गया है कि इस प्रेस वार्ता में प्रेस वाले आएंगे, लेकिन उनका पूछने का पैटर्न बदला हुआ रहेगा। पैटर्न बदलने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर में कोई भी सवाल है, अगर आप कोई भी सवाल अगर सांसद उम्मीदवार बीडी राम जी से पूछना चाहते हैं, तो आपको एक पुर्जा बोल सकते हैं या पर्ची बोल सकते हैं, उसमें लिख करके मीडिया प्रभारी को देना होगा और आपका सवाल मीडिया प्रभारी ही पूछेंगे। ये एक चलन हो चुका है और एक नया चलन है पलामू में। आज मैं जिसके साथ बैठा हुआ हूँ, कासिम अंसारी जी हैं। सर, मेरा सवाल सर यही रहेगा कि ये देश किस पैटर्न की ओर बढ़ रहा है? देखिए, मेरा देश तो तानाशाही के पैटर्न पर बढ़ रहा है। ये एकदम खुलासा हो गया। आप गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। गुजरात में पहले सूरत में जबरदस्ती 5 सितारा होटल में जबरदस्ती बैठा के प्रत्याशियों से इस्तीफा लेने का दबाव लिया गया। दूसरा, अभी करंट में गांधीनगर, जहां से अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, वहां से अमित शाह के गुर्गे लोग या गुंडे बोल दें या बीजेपी के कार्यकर्ता बोले, दोनों एक ही है, समझे ना। वहां के सारे प्रत्याशियों का दबाव बनाया जा रहा है कि आप चुनाव ना लड़े, जिसमें करीब 16 प्रत्याशी अपना इस्तीफा दे दिए। लेकिन उनमें से 3 प्रत्याशी खुल के सामने आए कि हमें दबाव दिया जा रहा है और हमें मारा भी जा सकता है। तो आज देश में ये तानाशाही चल रहा है, इसे रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये किसके द्वारा हो रहा है? गृह मंत्री के द्वारा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इंदौर में आप कांग्रेस प्रत्याशी को दबाव बनाकर अपने इस्तीफा दिलवाते हैं और चोर दरवाजे से उन्हें निकालकर अपने गाड़ी में विजय वर्गीय, जो बीजेपी के बड़े नेता है मध्य प्रदेश का, वो अपने गाड़ी से ले जाते हैं और अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं। ये आखिर तानाशाही नहीं है तो क्या है? अब रही कि डाल्टनगंज के लोकल मुद्दा, जो आप कह रहे हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की बात, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शायद मेरे ख्याल से आनंद शंकर जी हैं, क्योंकि ये आर्टिकल आनंद शंकर जी द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो मैं इस आर्टिकल से 2-3 सवाल ऐसा कबड़ के आ रहा है। यानी सवाल
कबड़ के आ रहा कि मैं आनंद शंकर जी से जानना चाहता हूं क्या कि चेंबर ऑफ कॉमर्स सिर्फ बीजेपी का जागीर है? क्या सिर्फ एक पार्टी का ही उसमें पेटेंट लगा हुआ है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि यानी पत्रकारों को सवाल लिख के दिया जाएगा, पत्रकार डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते हैं जी। तो फिर जब पत्रकार ज्यादा डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप फिर पत्रकारों को बुला क्यों रहे हैं? ये तो एकदम पूरी तरह प्रायोजित यानी हो गया आपका माइंडसेट। अगर हम लिख के भी देते हैं हो सकता है कि पूछा ना जाए जी दूसरा हो सकता है कि पूछा भी जाए लेकिन तोड़ मरोड़ के पूछा जाए जी। आज अगर अपन यानी अगर बीडी राम अगर मेरे सवाल का जवाब देना चाहें तो मेरे सवाल बीडी राम से 3 सवाल है। आप 10 साल से हैं संसद, आप मंडल डैम के लिए क्या किए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए क्या किए, तीसरा चिरमिरी लाइन के लिए आप क्या किए? मेरा ये तीनों सवाल का जवाब दे दे। अब रही बात की एक और सवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उठ रहा है कि आखिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिर्फ बीजेपी के सांसद ही क्यों बुलाए जाते हैं, विपक्ष का नेता क्यों नहीं? दोनों का आमने सामने करवा दे, जनता को जिसका संदेश, जिसका विचार, जिसका विजन अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे। गोदी मीडिया के देखिए कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल के चल जाते हैं लेकिन उस पे गोदी मीडिया कोई चर्चा नहीं करता। वो सिर्फ गोदी मीडिया बताता है कि प्रधानमंत्री ये बोले। अरे उसका एनालिसिस तो कीजिए कि आखिर वो किस बुनियाद पे बोल रहा है। आपको अगर एक संस्था है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स समझे ना, और संस्था है प्रतिष्ठित संस्था है बिजनेसमैनों का, व्यापारियों का, तो इस तरह का पारदर्शी लाना चाहिए, दोनों प्रत्याशी के एक साथ खड़ा कर देना चाहिए। जिस तरह आज 2 जज पूर्व सुप्रीम कोर्ट के 2 जज आवाज उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी कि दोनों को एक मंच पे आना चाहिए, दोनों को अपना अपना विजन बताना चाहिए। उसी तरह महागठबंधन और ये क्या नाम है बीडी राम जी, दोनों को एक मंच पे लाना चाहिए और ये दोनों को भी विजन बताना चाहिए कि आखिर ये दोनों का विजन कौन सा, ये दोनों में से विजन किसका अच्छा है, तब जाके जनता फैसला ले। सर विजन की आप बात करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे 9 तारीख को जो रोड शो हुआ है ममता भुइयां जी का महागठबंधन के द्वारा, तो उसके बाद ही ये निकाला गया, तो क्या ये वोट का मामला हो सकता है क्या कि वोट एकदम एक तरफ होने लगा है? फिर देखिए बीडी राम जी कहीं खुद से जा नहीं रहे जी, वो अपने कार्यकर्ता बैठा रखे। क्यों वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि वो 10 साल से पलामू के लिए कुछ किए नहीं जी। पलामू के जनता उनसे नाराज है जी। अब पलामू का जब जनता नाराज है तो वो डायरेक्ट उनका विरोध करने लग रही है बीडी राम जी, इसीलिए वो डायरेक्ट ना जाकर अपने कार्यकर्ता को बैठा रहे हैं। अभी तक आप देख लीजिए कहाँ पे वो नजर आए हैं, बहुत कम ही ऐसा नजर आए हैं कि वो जो खुद से फेस करे। अब यहाँ पे अरुणा शंकर जी के घुमा रहे हैं जो मेयर रह चुकी है, तो आप ऐसे ऐसे लोगों के घुमा रहे हैं लेकिन आप खुद से नहीं आ रहे हैं। अब इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो अपना चेहरा जनता से मिला नहीं सकते हैं, आंख जो है आंख जनता से वो मिला नहीं सकते हैं, इसीलिए वो दूर भाग रहे हैं, इसीलिए वो पत्रकारों से भी मिलना नहीं चाहते हैं। सर बात जब पत्रकारों की होती है तो ये अलग बात है कि पत्रकार को स्वतंत्र रूप से सवाल पूछने दिया जाए, वो क्या सवाल करते हैं, अगर वो कार्य किए हैं तो जवाब देंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में जनता को किस मुद्दे पे मतदान करना चाहिए, एक संदेश आपसे चाहिए हमको। जनता को मतदान रोटी, शिक्षा, मकान, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को, ये सब जरूरत का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर वोट करना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मीट मछली,
मंगलसूत्र, ये सब प्रधानमंत्री जी एकदम बेबुनियाद सवाल लेकर आ जाते हैं अपने मंच पे। वो डरे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इस तरह का बकवास हर मंच से करते जा रहे हैं जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसका कोई घोषणा पत्र में जिक्र ही नहीं है, वो जिक्र उठा देते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री। वो सिर्फ प्रचार में ही व्यस्त हैं। अभी अब देखिए, अभी अडानी अंबानी का नाम ले लिया पहली मर्तबा। लेकिन सर अडानी अंबानी के सर तो वो कभी नाम लेते नहीं थे सर। देखिए वो डरे हुए हैं, इसीलिए अडानी अंबानी के वो नाम लिया है। अडानी अंबानी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं वो कि वो राहुल गांधी को बोरा में भर भर कर टेम्पू से पैसा दिए हैं। तो इस पर तो प्रधानमंत्री से ही सवाल होता है कि अगर जब उनके पास जानकारी है कि भर भर के टेम्पू से पैसा दिए हैं, तो वो फिर ईडी सीबीआई को भेजे ना अंबानी के पास, गिरफ्तार करवाए, जांच करवाए। टोटल संस्था उनके पास है, क्यों नहीं जांच करवाते हैं भाई? और राहुल गांधी पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो यानी वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस न है कि उनके पास टेम्पू भर भर के पैसा जाता था। दूसरी बात की प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी अडानी अंबानी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बोलना छोड़ दिया। तो अभी हम बता दें कि राहुल गांधी जी जब पलामू के नहीं झारखंड के धरती पे आए थे, तभी वो अडानी अंबानी पे हमला बोले। तो वो किस बुनियाद पे बोलते हैं? वो अच्छा सा होमवर्क करके कम से कम मंच पे आया करे, कम से कम बीजेपी के अच्छा प्रचार मंत्री बन के दिख रहा है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री तो वो हैं, लेकिन हमको ज्यादातर वो प्रचार मंत्री नजर आते हैं। सर देश पे जिस पार्टी का 10 साल से सरकार है, और एक कहावत भी है, जैसे लोगों का खबर भी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना कोई भी डेवलपमेंट दिखाने का या बताने का कोई बात नहीं है, बात सिर्फ कांग्रेस की मैनिफेस्टो की होती है। और कांग्रेस का सबसे अच्छा ये क्या है कि इस 70-75 सालों में सर पहली बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो आधी आबादी लोग पढ़ चुका होगा। इस पर क्या कहेंगे सर आप? मैनिफेस्टो पे याद आया, प्रधानमंत्री जी इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी तो उनका बेतुका है, मैनिफेस्टो पे हो या चाहे जो भी, एकदम सफेद झूठ, जितना भी बोले हैं एकदम सफेद झूठ। लेकिन उनके हर एक बात पर अंधभक्त ऐसे भरोसा करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। सुनते ना यानी हमें हंसी आता है कि आखिर ये लोग भरोसा कैसे कर ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, और जो बात बेबुनियाद। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छा है कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज की जनता घोषणा पत्र पढ़ने लगी है। पहले कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र का उतना जिक्र नहीं होता था, लेकिन आज 2-3 लोग जनता जो है हमसे कांग्रेस का घोषणा पत्र मांगे कि आखिर भाई बताओ तो मंगलसूत्र का जिक्र कहाँ पे घोषणा पत्र में किया गया। और बाकी भैंस बांट देने की बात, कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस आपको कांग्रेस खोल के ले जाएंगे सर, इसकी सच्चाई क्या है सर? तो वही तो बोल रहे हैं कि दो, जैसे अगर इस तरह अफवाह उड़ाया जा रहा है कि जैसे 2 भैंस अगर किसी के पास रहेगा तो कांग्रेस सरकार आएगी तो 2 भैंस में से एक भैंस दूसरे को बांट दिया जाएगा। इस तरह का एकदम बेतुका बयान झूठ बोलकर हमारे प्रधानमंत्री जी देश का शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री के जो तो ये चीज सोचना चाहिए कि उनका हर एक वक्तव्य, जो चीज बोलते हैं, उनका बात विदेशों तक पहुंचता है। आज हमारा विदेशी मीडिया का आप उठा लीजिए, गोदी मीडिया तो बिक चुका है, विदेशी मीडिया आज हमारा प्रधानमंत्री का भाषण का जिक्र कर रहा है। पूरा वर्ल्ड में हमारा भाषण यानी प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र है। लेकिन इस चीज का मीडिया तो हमारा दिखाएगा नहीं कि आखिर हम। और दूसरी बात की गोदी मीडिया के देखिए कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल के चल जाते हैं, लेकिन उस पे गोदी मीडिया कोई चर्चा नहीं करता। वो सिर्फ गोदी मीडिया बताता है कि प्रधानमंत्री ये बोले। अरे उसका एनालिसिस तो कीजिए कि आखिर वो किस बुनियाद पे बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, एनालिसिस कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों।